हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। दोषपूर्ण उच्चारण के क्या क्या कारण है, उसके बारे में क्या क्या रीजन्स हैं, उसके बारे में बताना है। द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के कॉजेज, नंबर 1 है सब्स्टिट्यूटिंग साउंड फ्रॉम मदर टंग। साउंड इन इंडिया लैंग्वेज डिफर फ्रॉम द साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों के स्थान पर भारतीय भाषाओं के शब्द व्यवहार में अंतर होता है। कहने का तात्पर्य है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की ध्वनियाँ हैं और जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है या जो हमारी मदर टंग है, उन दोनों के शब्द व्यवहार में अंतर होता है। हाउएवर इंडियन स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट देयर लैंग्वेज साउंड फॉर द साउंड ऑफ इंग्लिश वर्ड। जो भारतीय विद्यार्थी होते हैं वो अंग्रेजी के शब्दों की ध्वनियों को अपनी भाषा में उच्चारण कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द साउंड ऑफ टी, था और डी ऑफ दीज थ्री वी फाइंड इक्वलेंट फॉर टी एंड डी इन इंडियन लैंग्वेजेस बट नॉट फॉर था साउंड। उदाहरण के लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए दिया, टी और था और दी की ध्वनियों पर विचार करें। इन तीनों में से टा और डी का समतुल्य भारतीय भाषाओं में मिलता है। मतलब टी का और डी का समतुल्य तो भारतीय भाषाओं में मिलता है, लेकिन था के स्वरों के लिए टी एच जो दे रखा है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यह था ध्वनि भारतीय श्रोताओं द्वारा नीचे दिए गए सचित्र के अनुसार बॉक्स में रखी गई है। ये देखिए, इसमें चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। टी, टी एच, डी। टी एच का कोई स्थान नहीं है, लेकिन टी और डी दोनों का अलग अलग स्थान है। टी एच हमारा था ध्वनि है। ये क्या होती है हिंदी में इसकी? था। टी एच को हम था बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का ज्ञान। Effective teaching of pronunciation is not possible without the teacher having equipped himself with some background knowledge of phonology and phonetics. One should not impart this knowledge directly to students but to know what to teach them. उच्चारण करने की प्रभावी शिक्षा के बिना शिक्षक ध्वनि विज्ञान और स्वर विज्ञान की कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान के साथ स्वयं को सुसज्जित किए बिना संभव नहीं है। शिक्षक को यह सीधे विद्यार्थियों को नहीं देना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि उन्हें क्या सिखाना है। अगर हम बच्चों को सीधे ये सिखा देंगे तो वे ध्वनियों का ठीक प्रकार से उन्हें ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि बच्चों के जानना चाहिए कि उन्हें क्या सिखाया जाए। पहले जब हमें इसके बारे में जानकारी होगी कि उन्हें क्या सिखाया जाए, तब हम स्वर विज्ञान और ध्वनि विज्ञान का अगर उन्हें ज्ञान कराएंगे तो वे उस चीज़ को अच्छे से सीख लेंगे। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन्हें क्या सिखाया जाए। सीधे डायरेक्ट उन्हें ध्वनि विज्ञान और स्वर विज्ञान का ज्ञान करा दिया जाता है, जिससे कि वह ध्वनियों का उन्हें ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाता है। और ध्वनियों के ज्ञान जब नहीं होता है तो उसमें भी अनेक प्रकार की मिस्टेक या गलतियां करने लगते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इग्नोरेंस ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, असमंजस और तनाव का ज्ञान। इफ द लर्नर इज नॉट गिवन अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिज प्रोनाउंसिएशन इज नॉट लाइकली टू बी इफेक्टिव। यदि शिक्षार्थी को अंग्रेजी में उच्चारण का समुचित ज्ञान नहीं होगा तो उसका उच्चारण करने की संभावना कम हो जाती है, मतलब ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाता है। इसलिए शिक्षार्थी को अंग्रेजी में उच्चारण का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, तभी वह ठीक प्रकार से या प्रभावी तरीके से उच्चारण कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 4, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन बाय द टीचर, शिक्षकों द्वारा त्रुटिपूर्ण उच्चारण। A large number of teachers do not pronounce correctly, and this has an effective and pronunciation of students who try to intimidate the teacher considering him as ideal.
शिक्षक द्वारा त्रुटिपूर्ण उच्चारण। एक बड़ी संख्या में शिक्षक सही उच्चारण नहीं कर पाते। जब शिक्षक ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो इसका जो असर होता है उन छात्रों के उच्चारण पर पड़ता है जो उन्हें आदर्श मानते हैं। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से क्या अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर को देख के ही सीखते हैं। अगर टीचर किसी शब्द को गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो बच्चे भी उसे गलत ही प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं, वे डिफेक्टिव प्रोनाउंस करना सीख जाती हैं। ये भी आजकल की सबसे बड़ा कारण है जो दोषपूर्ण उच्चारण का है। नेक्स्ट है हमारा 5 पॉइंट, स्पीच हैबिट ऑफ मदर टंग। मातृभाषा में भाषण की आदत। द मदर टंग स्पीच हैबिट ट्रेन द स्पीच ऑर्गन्स इन अ डिफरेंट वे and because of this it becomes hard for the learner to adjust his speech organs to new sounds. This is known as retroactive inhabitation. मदर टंग स्पीच में जीभ का प्रयोग करने की आदत भिन्न प्रकार से होती है। इससे शिक्षार्थी के लिए वाक शक्ति का समरूपता लगाना वर्जित हो जाता है। मतलब मदर टंग में स्पीच जो जीभ का प्रयोग करते हैं उसकी आदत बहुत से लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, सबकी एक सी नहीं होती है। इससे बोलने की जो वाक शक्ति जो होती है वो एक समान होना कठिन लगता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, एब्सेंस ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज। बोलने के अवसरों की अनुपस्थिति। Indian students do not get enough opportunity to speak English and this is also a causes for the retardation in pronunciation. भारतीय जो स्टूडेंट हैं अंग्रेजी बोलने के उन्हें पर्याप्त अवसर ही नहीं मिल पाते और यह उच्चारण में उनकी मंदता का कारण है। मतलब जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं उन्हें अंग्रेजी बोलने के अवसर इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उनके घर के माहौल में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो वो उन्हें पूर्ण वैसा माहौल नहीं मिल पाता जिससे वो इंग्लिश को डेवलप अच्छे से कर पाएँ। इसी कारण वो इंग्लिश को अपनी हैबिट में नहीं ला पाते, इंग्लिश बोलने की हैबिट उनकी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, एब्सेंस फर्म रूल। अनुपस्थिति फर्म नियम। As far as English language is concerned, no firm rule are applicable in every sphere of pronunciation. जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है कोई भी दृढ़ नियम हर क्षेत्र के उच्चारण पर लागू नहीं होता है। मतलब कोई भी एक ऐसा निश्चित नियम नहीं है जो हर क्षेत्र के प्रोनाउंसिएशन पे लागू हो। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, एब्सेंस ऑफ अटेंशन टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी उच्चारण पर ध्यान की अनुपस्थिति। टीचर जनरली ले मोर एम्फेसिस ऑफ स्पेलिंग एंड इग्नोर प्रोनाउंसिएशन। शिक्षक जो टीचर होता है वो आमतौर पर वर्तनी और उच्चारण को अनदेखा करने पर अधिक जोर देते हैं। मतलब टीचर जो होते हैं वो स्पेलिंग पर और प्रोनाउंसिएशन है उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चा गलत बोल रहा है तो उसे हमें ठीक से सही प्रकार से प्रोनाउंस करना सिखाना है। धीरे धीरे उसकी हैबिट वैसी हो जाती है और वो गलत ही बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट है फिजिकली डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की शारीरिक विकलांगता। ऑफ्टन द प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट में we due to some physical defect disability of some speech organ of the learner. अक्सर उच्चारण दोष कुछ शारीरिक दोष शिक्षार्थियों के किसी भाषण अंग की अक्षमता के कारण हो सकता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें फिजिकली मतलब दोष होता है या फिजिकल रूप से डिस्टर्ब होते हैं या कोई भी कमी होती है तो वह बोलने में की उनकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं डेवलप हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ बुक्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण पर पुस्तकों की कमी। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बुक ऑन प्रोनाउंसिएशन विच कैन हेल्प स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। उच्चारण पर पुस्तकों की अत्यंत कमी है जो छात्रों और शिक्षकों की मदद कर सकती हैं। मतलब बहुत सी बुक्स ऐसी अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो बच्चों के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने में या टीचरों के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने में हेल्प कर सकें। Indian student requires much guidance and training in pursuing articulation speech. During childhood, the speech habits are in the process of formation. In India, before the child actually start studying English in school, he acquires word pronunciation of many words. This must be
करेक्टेड बाय द टीचर। भारतीय विद्यार्थियों को उच्चारण भाषण देने के लिए बहुत मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इंडियन में इंग्लिश में इनका मेन फोकस नहीं होता। इंडियन में इंडियन स्टूडेंट जो होते हैं वहाँ पर हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इंडिया में हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए जो भी भारतीय स्टूडेंट है उनके उच्चारण पर या उन्हें मार्गदर्शन या प्रशिक्षण करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बचपन में भाषण की आदत गठन की प्रक्रिया में, मतलब बचपन से ही बच्चों को बोलने के पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से बच्चा बोल रहा है। गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में इससे पहले कि बच्चे वास्तव में पढ़ाई शुरू कर दें, स्कूल में अंग्रेजी बोलने पर उसे कई शब्दों को बुरा उच्चारण मिलता है। इस मूर्ति को शिक्षक द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य, जैसे ही बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो वहाँ पर जो अंग्रेजी स्पीकिंग कराई जाती है तो उसमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कि बच्चा उससे गलत बोलना सीख जाता है और फिर वह गलत ही बोलता है। टीचरों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा ठीक प्रकार से उच्चारण अगर गलत कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रहा है तो उसे ठीक प्रकार से बोल सके, उस पर ध्यान देकर उसे सही प्रकार से बोलना सिखाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेरियस टाइप ऑफ प्रोज लेसन। गद्य पाठ के विभिन्न प्रकार के बारे में बताना है। द टाइप्स ऑफ प्रोज लेसन के टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप्स है ऐसे। अकॉर्डिंग टू जॉनसन ने इस पर डेफिनेशन दी है। ऐसे इज लूज सैली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर अनडिस्ट्रेट पीस एंड नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। जॉनसन के अनुसार निबंध मस्तिष्क का ढीलापन है, एक अनियमित अनपचा टुकड़ा है, नियमित और व्यवस्थित कार्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बताई गई है, एक डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड द्वारा दी गई है। ऐसे इज द कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ ब्रांच ऑफ ए सब्जेक्ट originally implying want of finish, not what now said of composition more of less evaluate in style through limited in range। ऑक्सफोर्ड के अनुसार बताया कि निबंध एक सामान्य लंबाई या किसी विषय विशेष की या किसी विषय की शाखा है जिसका मूल्यतः अर्थ होता है समाप्त होना। निबंध व्यक्तिगत, दार्शनिक, ऐतिहासिक, आलोचनात्मक हो सकते हैं और वे लंबे, बड़े, छोटे आकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोवेल। अकॉर्डिंग टू W.E. विलियम्स, ये W.E. विलियम्स के अनुसार बताया गया है, नोवेल इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन द प्रोज डिटेलिंग द एक्शन ऑफ फिक्शंस पीपल। उपन्यास काल्पनिक लोगों के कार्य के विवरण देते हुए गद्य की एक लंबी कथा है। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो मेरिडिट के अनुसार दी गई है, नोवेल इज अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ इंक्लूडिंग व्हाट द विद इन एंड विदाउट अस। उपन्यास वास्तविक जीवन का सारांश है जिसमें हम दोनों का समावेश है, अंदर और बाहर का नहीं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम कहते हैं लघु कथाएं। The short story is the comparatively recent development in English literature. It is not merely a greatly shortened novel. Its share of course the usual constraints of all fictions, plot, character and setting, but they cannot be treated with the same detail as in a novel. अंग्रेजी साहित्य का अपेक्षाकृत नवीन विकास है। यह केवल एक संक्षिप्त उपन्यास नहीं है, इसमें कथा वस्तु, चरित्र, परिवेश के सामान्य घटक तो हैं, किंतु उनके साथ ठीक प्रकार से विस्तृत विवेचन नहीं किया गया जैसा कि एक उपन्यास में होता है। जो लघु कथा होती हैं उसमें ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया जाता है, जबकि उपन्यास जो होते हैं उनमें ठीक प्रकार से विवेचन, कैरेक्टर जो होते हैं उनका ठीक प्रकार से विवेचन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, बायोग्राफी, जिसे हम जीवनी कहते हैं। द बायोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म हैज डेवलप्ड कंपैरेटिवली रिसेंट। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बायोग्राफी इज द हिस्ट्री ऑफ लिव्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर।
एक कला रूप में जीवनी अपेक्षाकृत हाल ही में विकसित हुई है, मतलब अभी थोड़े ही दिनों में विकसित हुई है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार कहा गया है कि जीवनी साहित्य की एक शाखा के रूप में अलग अलग व्यक्तियों के जीवन का इतिहास है। मतलब जीवनी को क्या माना गया, अलग अलग व्यक्तियों के जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट है हमारी .5 कंपोजिशन, जिसे हम रचना कहते हैं। कंपोजिशन इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कंपोजिशन आत्म अभिव्यक्ति की एक कला है, इसमें भाषा का एक अर्थपूर्ण पहलू भी कहा जाता है। जो हमारी कंपोजिशन होती है उसमें हम आत्मा की अभिव्यक्ति करते हैं, अंदर से जो भी हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसकी अभिव्यक्ति होती है, और इसे भाषा का एक अर्थपूर्ण पहलू भी कहा जा सकता है। मतलब ये अर्थपूर्ण जानकारी देती है। इसके बारे में भाटिया ने भी बताया है, डेफिनेशन दी है भाटिया ने। कंपोजिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट, हिज ओन आइडिया, फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इट इंक्लूड बोथ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिंग। द प्रोडक्ट में टेक द shape of a letter, an application, a paragraph, a short story, an essay, and description of the narration, a poem। मतलब भाटिया ने बताया कि रचना बच्चे के विचारों, अपने विचारों और भावनाओं, टिप्पणियों की अभिव्यक्ति है। मतलब रचना में क्या है कि बच्चे कोई भी हो वो अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इसमें कंपोजिशन की प्रक्रिया तथा उत्पादन दोनों शामिल हैं। उत्पाद किसी भी पद, अनुप्रयोग, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, कविता आदि के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा .6 प्ले और ड्रामा। ड्रामा प्रेजेंट फिक्शन और फैक्ट इन अ फॉर्म दैट कुड बी एक्टेड before an audience. A play has a plot, character, dialogues, an atmosphere, and an outlook on life, much as a novel has. What is, as a rule, intended to be performed in public, not read in private. Its full qualities are revealed only in presentation of the stage. नाटक कथा को ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जिससे दर्शकों के सामने पेश किया जा सकता है। मतलब नाटक जो होता है उसके द्वारा हम कोई भी कथा को दर्शकों के सामने आसानी से पेश कर सकते हैं। नाटक में कथनांक का चरित्र, संवाद और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जैसा कि नोवेल जिसे सार्वजनिक रूप में निष्पादित किया जाना है, निजी में नहीं पढ़ाया जा गया है, केवल मंच पर ही प्रस्तुत किए जाने में प्रकट होता है। मतलब जो भी हमारा प्ले या ड्रामा होता है उसे हम मंच पर प्रस्तुत करते हैं और दर्शकों के सामने पेश किया जाता है। नाटक में जो भी चरित्र होते हैं, चरित्र का संवाद होता है, उसमें सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके 6 पॉइंट बताए गए हैं प्रोज के। पहला ऐसे, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी, कंपोजिशन, प्ले और ड्रामा। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, पॉइंट आउट द टिप्स ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ पिक्चर। चित्रों का जो प्रभाविक उपयोग है उसके बारे में आपको सुझाव देने हैं कि चित्रों जो भी हमारी पिक्चर्स हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है टीचिंग पर। तो आइए देखते हैं। इन द मैटर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, पिक्चर हैव बीन used extremely for several countries. Picture related new and unfamiliar items with idea or concept symbolized by them. In this way, they help to make verbal abstraction real and concrete. Picture help the teacher to avoid verbalism in the teaching by giving reality to what he is explaining. A resourceful teacher can add visual thread to what he talks by means of picture. Words, phrases and sentences come to life when they are associated with picture. A Chinese says go, a picture is worth 10,000 words. मतलब इसकी हिंदी ये है, भाषा सीखने के मामलों में चित्रों का कई शताब्दियों से व्यापक प्रयोग हो रहा है। मतलब भाषा जो भी हम लैंग्वेज सिखाते हैं तो चित्रों के माध्यम से हम जो सिखाते हैं उनका बहुत समय से प्रयोग हो रहा है। चित्र नए और अपरिचित वस्तुओं से संबंधित विचारों, अवधारणाओं को दर्शाते हैं। इस तरह मौखिक अस्थिरता को वास्तविक और ठोस बनाने में मदद करते हैं। मतलब कोई भी हमारी मौखिक अस्थिरता चित्रों के द्वारा उसे आसानी से हम समझा सकते हैं। चित्रों के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण में वास्तविकता देते हुए वास्तविकता को बचाने में मदद करते हैं। जो भी
टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो चित्रों के माध्यम से उसे वास्तविकता से समझा सकता है। एक रिसोर्सफुल शिक्षक चित्रों के माध्यम से वह क्या बात करता है दृश्य द्वारा जोड़ सकता है। शब्द वाक्यांश वाक्य जीवन में आते हैं जब वे चित्रों से जुड़े होते हैं तो वे अच्छे से समझ आ जाते हैं। मतलब कोई भी चैप्टर हमें बच्चे को पढ़ाना है, अगर चित्रों के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, किसी भी पिक्चर के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे उसे आसानी से सीख लेते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी आने लगता है और पढ़ाई में वो आनंद भी लेने लगते हैं। तो इसी पर एक चाइनीज ने कहा है, ए पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। युवाओं के लिए एक तस्वीर 10,000 शब्दों के लायक है। मतलब कोई भी एक तस्वीर हो, हम उस पर चाहें तो बहुत सारी बातें बोल सकती हैं। इन्होंने यही कहा है कि एक तस्वीर जो है वो जो 10,000 शब्दों के लायक है। नेक्स्ट पैरा है, द स्मॉल पिक्चर लाइक कार्ड्स फोटोग्राफ्स स्नैपशॉट आर suitable for the senior classes, which each people can have once wall pictures and the larger pictures of the pictorial magazine are the best use for younger ones। छोटी छोटी तस्वीरें जैसे कार्ड्स होते हैं, फोटो होते हैं, ये वरिष्ठ मतलब सीनियर क्लासों के लिए उपयुक्त हैं जो प्रत्येक शिक्षक के लिए एक से हो सकते हैं। युवाओं के लिए दीवारों के चित्र में पत्रिकाओं की बड़ी तस्वीर सबसे उपयोग है। अब इसके सिद्धांत देखते हैं, क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला है, पिक्चर शुड बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। चित्रों को विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आप पिक्चर दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टीच कर रहे हैं। मतलब कोई विशिष्ट चीज हो या विशिष्ट टॉपिक हो, उसी को पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को अगर पिक्चर के माध्यम से समझने की आदत पड़ जाएगी तो वो सिंपल वे में नहीं सीखेंगे किसी चीज़ को। इसलिए हमें पिक्चरों का उपयोग जब भी करना चाहिए कोई विशिष्ट चैप्टर हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसे बच्चे बिना पिक्चर के नहीं समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे शुड बी हैंग एट अ प्लेस फ्रॉम विच द स्टूडेंट कैन सी देम ईजिली। उन्हें पिक्चर को ऐसी जगह टांगना चाहिए, मतलब ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां विद्यार्थी आसानी से देख सकें। बहुत से जगह ऐसा होता है कि पिक्चरों को बहुत ऊंचे स्थान पर टांग दिया जाता है जहां पर बच्चे आसानी से देख नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे शुड बी इंटीग्रेटेड इन द लेसन। उन सबको एकीकृत भी किया जाना चाहिए। फोर्थ है, द टीचर शुड पॉइंट आउट व्हाट ईच पिक्चर इज एक्सप्लेनिंग। शिक्षक को यह बताना चाहिए कि प्रत्येक पिक्चर में क्या एक्सप्लेन किया गया। मतलब जो भी पिक्चर दिखा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, उसके जो जो पॉइंट है उसके बारे में वो स्टूडेंट को बताना चाहिए। पॉइंट 5, पिक्चर शुड बी यूज जूरियसली। ओवर यूज ऑफ पिक्चर इज डेंजरस। दे डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सीरियस स्टडी। Too many pictures also confuse the mind, so too many pictures should not be used। चित्रों का उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। चित्रों का अधिक उपयोग करना खतरनाक है। वे गंभीर अध्ययन से छात्रों को विचलित कर सकती हैं। कई तस्वीर भी मन को भ्रमित करती हैं, इसलिए बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो भी हम पिक्चर का उपयोग कर रहे हैं उसका बहुत ही समझदारी से उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक साबित हो सकता है। वे गंभीर अध्ययन से छात्रों को विचलित कर सकता है। मतलब जो टिपिकल टॉपिक होती हैं जिस पर उन्हें गंभीर अध्ययन करना है तो वे उस पर नहीं करना चाहेंगे, वो हर चीज़ फिर चित्रों के माध्यम से करना चाहेंगे। और बहुत सी पिक्चर ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को भ्रमित भी करती हैं, इसलिए चित्रों का बहुत या पिक्चर्स का बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज़ का पार्ट 4 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। अगर इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे